इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि वेग यानी वेलोसिटी निकालने के लिए अवकलन विधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक, यानी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, और उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी मैंने आपको बताए थे कि कौन से 3-4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो उस पर काम करते हैं। और उसका एक उदाहरण भी दिया था मैंने, किस प्रकार अवकलन से, डिफरेंशिएशन से आप चाल निकालते हैं, वेग निकालते हैं। और उसमें दोनों तरह का वेग निकालने की बात हुई थी। एक था औसत वेग, एक था तत्क्षणिक यानी तत्काल वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों की बात हुई थी। अब एक उदाहरण है एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में जिसमें वेग निकालने की बात होगी। अब मैं वो आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये है उदाहरण नंबर 2। इससे पहले जो उदाहरण नंबर 1 था वो बहुत सरल है, और उसको करने के तरीके, जो साधारण विस्थापन और दूरी निकालने के तरीके, वो मैंने आपको बता दिए थे। इसमें जो हम करेंगे औसत वेग और तत्काल वेग की बात करेंगे, तो ये उदाहरण क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। यानी स्थिति बताने के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्थिति यानी पोजीशन बताने के लिए आपके पास एक सूत्र, एक संबंध, एक व्यंजक होना चाहिए जो किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताता हो। यानी पोजीशन बताने के लिए कोई फंक्शन होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए। अब इसने कहा कि x = a + bt², यानी ये कह रहा है, उदाहरण 2, तीसरे अध्याय का दूसरा उदाहरण है ना, कि जो पोजीशन है, जो स्थिति है, स्थिति किसी समय t पर, ऐसे देखो, यानी जो t लगेगा उस पर, जितना भी समय आप रखेंगे उसी समय पर वो स्थिति बताएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि ये है x = a + bt², जहाँ पर a और b के मान दिए हुए हैं, a और b की जो वैल्यू हैं वो दी हुई हैं। अब a और b के मान भी मैं बता देता हूँ कितने दिए हुए हैं। a का मान दिया हुआ है 8.5 मीटर, और b का मान दिया हुआ है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, यानी अगर ये मान इस सूत्र में रख दिए जाएं तो ये सूत्र किस प्रकार से बनता है। ठीक, तो दोबारा इसी को दोबारा अगर लिखना चाहें तो कैसे बनेगा ये, x 8.5 + 2.5 t²। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, अब जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इस पर पूछा जाएगा। अब पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में पूछा है कि t = 0 तथा t = 2 सेकंड के समयों पर, क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। और दूसरा सवाल पूछा है t = 2 सेकंड तथा t = 4 सेकंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा। यानी एक पूछा है तत्काल वेग, कहता है समय जब 0 हो तब वो वस्तु किस वेग से चल रही होगी, और जब समय 2 सेकंड हो तब वो वस्तु किस वेग से चल रही होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु का तत्काल वेग, है ना, ऐसे लिख देंगे, तत्काल वेग
कैसे ये तत्काल वेग प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है अवकलन से, v dx बाई dt। तो इसे प्राप्त करेंगे, कितना आएगा v, देखो अवकलन कर दो। यहाँ का जो नंबर है ये नियतांक है, इसमें समय नहीं है। किसी भी नियतांक का अवकलन 0 होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद यहाँ है 2.5 और t की घात कितनी है? 2। तो ये t की जो घात है, जो टाइम की पावर है, वो मल्टीप्लाई में आएगी और एक पावर कम हो जाती है। ये मैंने बताया था कि जब किसी पावर के फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस 2.5 गुणा 2 और t की घात बस 1 बचेगी, ऐसे। ये वैल्यू कितनी आ गई? देखो वेग कितना आ गया? ये आ गया 2.5 इंटू 2 यानी हो गया 5t। तो ये तत्काल वेग का समीकरण है या तत्काल वेग का सूत्र है। ठीक, अब बात आई समय t = 0 पर तत्काल वेग, ऐसे लिख देता हूँ, देखो छोटे में, तत्काल वेग। तो v में 5 और t की जगह पे क्या लगाऊं? 0। तो उत्तर होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, या m/s, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं m/s, या ऐसे लिख देते हैं ms की घात -1, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, यानी या तो ये लिख दें, या ये लिख दें, या ये लिख दें। ठीक, कोई एक बात लिख देंगे। अब कहता है 2 सेकंड पर बताइए, तो t बराबर 2 सेकंड पर तत्काल वेग कितना? v 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों हो गए उत्तर, आंसर हो गए। तो ये बात हुई तत्काल वेग के बारे में। अब बात करेंगे औसत वेग के बारे में। औसत वेग कैसे निकालेंगे? इसी प्रश्न में पूछा गया है कि 2 से 4 सेकंड के बीच का, 2 से 4 सेकंड के बीच का औसत वेग भी बताइए। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि 2 सेकंड पे कहाँ पर है, 2 सेकंड पे स्थिति कहाँ है, ये देखना पड़ेगा। 4 सेकंड में स्थिति कहाँ है, ये देखना पड़ेगा। फिर उन्हें घटाना पड़ेगा, फिर विस्थापन निकालना पड़ेगा, फिर उस विस्थापन को भाग करना पड़ेगा समय अंतराल से, टाइम इंटरवल से। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं उसको भी। तो अब लिख देता हूँ वस्तु का औसत वेग, है ना। अब लिख देता हूँ वस्तु का औसत वेग। ओके, औसत वेग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब वस्तु की पहली स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति। तो पहली स्थिति को क्या मान लूँ? x1। ठीक, कितने समय पर है? 2 सेकंड पर। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला ये समीकरण है। तो इसमें समय के स्थान पर क्या रख दूँ? 2 सेकंड। तो कितना बनेगा देखो, 8.5 प्लस 2.5 और 2 का वर्ग। ये पहली स्थिति है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है t बराबर 2 सेकंड पर। अब वस्तु की दूसरी स्थिति, उसको x2 कर दूँ,
8.5 प्लस 2.5 और 4 का वर्ग, ये कहाँ पर है? t बराबर 4 सेकंड पर। यह है वस्तु की दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति घटा दूं तो क्या मिलेगा? विस्थापन, स्थिति में परिवर्तन। तो अब लिख दूं वस्तु का विस्थापन। विस्थापन को क्या कर दूं? x2 माइनस x1, इसे कर दूं डेल्टा x, और ये हो गया x2 माइनस x1। अब घटा दूं, देखो घटाओ, जब x2 में से x1 घटाओगे तो ये 8.5 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नियत नंबर है, दोनों में है। अब यहाँ देखो, इसमें से इसको घटाना है ना, तो ये 2.5 कॉमन ले लो, तो घटा दो, 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक, तो कितनी आ रही है देखो ये वैल्यू, 4 का वर्ग कितना? 16, 2 का वर्ग कितना? 4, तो 16 में से 4 गए 12, तो कितना बचा? 2.5 गुणा 12। ठीक, अब इसको गुणा करो, कितना बचेगा ये देखो, 12 पंजे 60 है ना, 6 हो गए हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितना आ गया? 30 मीटर। अब समय अंतराल डेल्टा टी कितना है? 4 माइनस 2, ये किस में है? ये है सेकंड में। कितना समय है? 4 से 2 सेकंड के बीच का 2, तो 2 सेकंड का समय हो गया। अब देखो, अब बन गया आंसर, अब बन जाएगा औसत वेग। ये बन गया v और ये बन गया 30/2, तो ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बन गया तुम्हारा उत्तर, आंसर हो गया। ठीक, तो औसत वेग निकालने का जैसा कि ये एक उदाहरण था, इससे पहले के वीडियो में मैंने ऐसा एक उदाहरण अपनी तरफ से बनाकर भी आपको बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, ठीक, जिस पर हम बात करेंगे, विचार करेंगे, जिसका एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा उसके बारे में नहीं दिया गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सवाल उस पर बनता है बहुत बढ़िया वाला। ठीक, उसकी बात करूँगा मैं, औसत चाल। औसत चाल यहाँ पर है और उसमें कुछ बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं औसत चाल में, जो कि पाठ्य पुस्तक में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बताई गई, केवल सूत्र लिख करके उसको बता दिया गया। अब मैं औसत चाल निकालने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यानी अगला हमारा टॉपिक क्या आ गया? औसत चाल। औसत वेग और तत्काल वेग ये हम देख चुके हैं। अब हमें बात करनी है चाल के बारे में, यानी स्पीड के बारे में, दूरी के बारे में, पथ की कुल लंबाई के बारे में। ठीक, चाल,
औसत चाल, तत्काल चाल, है नहीं, बात कर रहे हैं चाल के बारे में। चाल अंग्रेजी में क्या बोलते हो? स्पीड। ठीक, इसमें भी दोनों बातें होती हैं, एक होती है औसत चाल, एक होती है तत्काल चाल या तात्कालिक चाल। ठीक, अब मैं अगर चाल की बात करूं और औसत चाल की बात करूं, बस पहले औसत चाल, तो ये किसके बराबर होगी? ये होगी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल पथ की लंबाई बटे कुल समय, है ना। तो लिख देंगे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यानी तय की गई कुल दूरी, हो गया। अब अगर देखें कि भाई अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, तो सिंपली जोड़ देता हूँ, देखो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, चली गई कुल दूरी, टोटल टाइम टेकन यानी लिया गया कुल समय, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस का मतलब है पथ की कुल लंबाई। अब पथ की कुल लंबाई तो देखना पड़ेगा कि हो सकता है आना जाना हुआ हो। अब इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि पथ की कुल लंबाई में जाना है या आना जाना है। हालांकि इससे पीछे के वीडियो में ग्राफ के ऊपर मैंने बना के बताई थी दोनों बातें, जिसमें मैंने विस्थापन और दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि ग्राफ पे कैसे देखते हैं। और एक उदाहरण मैंने ऐसा भी बताया था कि जिसमें दूरी बढ़ रही है, विस्थापन घट रहा है। ठीक, अब बात आई, यहाँ छोटा सा उदाहरण दे करके मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। एक वस्तु एक आयताकार पथ पर गति करती है। ठीक, और उसके द्वारा चली गई दूरी तथा समय चित्र में दिखाए गए हैं। यानी ये बना दिया मैंने एक उदाहरण, जिससे समझ में आएगा कि चाल, औसत चाल कैसे निकाली जाती है। ये कहता है आयताकार पथ पर, है ना। अब एक आयताकार पथ बनाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ कितना समय चला। मान लो ये है आयताकार पथ, और इस आयताकार पथ पर वस्तु ऐसे चलती है। मान लीजिए ये है बिंदु ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक,
और जो ए बी है इसे कहते हो तुम चौड़ाई। ये कितनी है? कहता है इसे मान लेते हैं कि ये बी है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ब्रेथ, और ये है लंबाई, ये है एल। ठीक, अब वस्तु ए से बी तक किस चाल से आती है ये बताना है। यहाँ बताएगा कितने समय में आती है। तो यहाँ समय बता रहा है, देखो समय कैसे बता रहा है। यदि वस्तु ए से बी तक टी ए बी समय में आती है, तथा बी से सी तक टी बी सी समय में आती है या चलती है, ऐसा लिख देते हैं, तो वस्तु की औसत चाल ए से सी तक बताओ। यानी बिल्कुल साधारण सा सवाल है। यानी जब ए से बी तक जाती है तो कितना समय लेती है? टी ए बी। और जब बी से सी तक जाती है तो कितना समय लेती है? टी बी सी। ठीक, जब ए से बी तक आती है तो कितनी दूरी तय करती है? बी। ये बी किस में है? मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, समय किस में होगा? सेकंड में होगा, मिनट में होगा, घंटों में होगा। ठीक है, अब बी से सी कितनी दूरी तय करती है? एल, जो लंबाई है आयताकार पथ की, और कितना समय लेती है? टी बी सी। ठीक, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? देखो, कुल लंबाई b प्लस एल, ये हो जाएगी b प्लस एल। ठीक, और कुल समय टी ए बी प्लस टी बी सी, टी ए बी प्लस टी बी सी। बस यही होगा तुम्हारा उत्तर। यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड, अगर सब मीटर में हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है, मान लो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो एक ही मात्रक होना चाहिए। मान लीजिए ये समय मिनट में है, दूसरा सेकंड में है, तो सारा समय सेकंड में करें या मिनट में करें। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर उचित मात्रक लगेंगे, और यहाँ मीटर तो यहाँ भी मीटर, यहाँ सेकंड तो यहाँ भी सेकंड। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक ही प्रश्न में एक से ज़्यादा जानकारियाँ इस प्रकार दी जा सकती हैं कि वो मात्रक अलग अलग दिए हुए हो सकते हैं। तो जब आप उसका हल करें तो उन्हें बदल लें कि उनके मात्रक एक जैसी, राशियों के मात्रक एक जैसे हों। ये आपको सावधानी रखनी होती है। तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया? इसके आगे जो भी मात्रक बनेगा इसका वो लिख दिया जाएगा। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा उत्तर, आंसर हो गया ये। ठीक, अब बात करें कि अगर औसत वेग पूछ ले, कहता है ए से सी तक का औसत वेग बताइए। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ देखो सवाल को मैं बदल ले रहा हूँ। ए से सी तक है ना, तो वस्तु का औसत वेग है ना, वस्तु का औसत वेग ए से सी तक बताइए, है ना। तो मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे वस्तु का औसत वेग, ये देखो नाम बदल दिया मैंने, औसत वेग
ठीक, तो क्या चाहिए, ए से सी तक का विस्थापन। तो ए से सी तक का विस्थापन। ठीक, विस्थापन यानी अगर कोई छोटे से छोटा रास्ता हो सकता है उसकी लंबाई। अब ए से सी तक छोटे से छोटा रास्ता क्या हो सकता है, सीधी रेखा खींच के देखो। ठीक, ए से सी तक का छोटे से छोटा रास्ता देखो ये हो सकता है, ये रहा। ये क्या है, कहता है ये आयताकार है और ये विकर्ण है और ये जो त्रिभुज है, ठीक, ये समकोणीय त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो विकर्ण की लंबाई दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़कर उनका वर्गमूल कर देते हैं। तो कुल मिला के ए सी की लंबाई कितनी होगी, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये क्या बनेगा, कहता ये बनेगा तुम्हारा विस्थापन। ठीक, और समय मालूम है, तुम जानते हो, एक समय ये है, एक समय ये है। तो औसत वेग आ गया निकल के तुम्हारा, औसत वेग। कुल विस्थापन कितना बता रहे हो, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुल समय कितना बता रहे हो, टी ए बी प्लस टी बी सी। ठीक, तो ये जो है यही है तुम्हारा औसत वेग। तो इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि औसत चाल और औसत वेग में क्या फ़र्क है और वो किस प्रकार देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे औसत चाल निकालने की और कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार किसी भी सवाल में कोई जानकारी दी होती है तो हम उससे कैसे औसत चाल निकालते हैं। ठीक है, अब देखो औसत चाल है ना, फिर से हो गया। अब ये कहता है कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में गति इस प्रकार हुई है कि वह दो भागों में है या तीन भागों में है, ठीक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब माना दो बिंदुओं के बीच में किसी वस्तु की गति इस प्रकार होती है कि दूरियां और समय भिन्न हैं, कि दूरियां और समय या समयांतराल
भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो पहली शर्त क्या लगाई कि माना दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु की गति इस प्रकार होती है कि दूरियां और समयांतराल भिन्न हैं। ठीक, अब देखो, मान लीजिए ये है बिंदु ए यहाँ पर। ठीक, ये मान लिया मैंने कि भाई ये बिंदु ए है, देखो यहाँ पर, और ये है बिंदु बी। ठीक, अब कोई वस्तु ए से बी से जाती है, दो भागों में जाती है। पहले ये वस्तु यहाँ तक आती है और ये मैंने मान लिया कि ये कोई बीच में, इस रास्ते के बीच में कोई और बिंदु है, तो मान लिया मैंने, इसे मान लिया P, है ना, तो ये मान लिया P हो गया, ये हो गया बिंदु P। उसके बाद और गति होती है तो बिंदु B तक हो जाती है। ठीक, यानी मान लीजिए कोई कार चलती है ए से, पहले जाती है P तक, कुछ समय लेती है, उसके बाद जाती है, फिर वापस B पे पहुंचती है या B तक पहुंचती है, तो कुछ और समय लेती है। तो यहाँ की दूरी है, मान लीजिए S1, A से P तक की दूरी, और P से B तक की दूरी है मान लीजिए S2। यहाँ का समय है T1 और यहाँ का समय है T2। ये कैसा है, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल तक मान लीजिए आप पैदल जाते हैं, घर से अपने मित्र, दोबारा समझिए, अपने घर से स्कूल तक आप जाएंगे, रास्ते में आपके मित्र का भी घर है, आपके दोस्त का घर है, तो घर से अपने दोस्त के घर तक आप मान लीजिए पैदल जाते हैं। उसके बाद आपके दोस्त के पास कोई स्कूटर है या कोई साइकिल है, तो फिर आप आपके दोस्त के घर से स्कूल तक उस साइकिल पे जाते हैं या उस स्कूटर पे जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि दूरी भिन्न हुई और समय भी अलग अलग होंगे। ठीक, तो अब क्या करें, ए से बी तक वस्तु का औसत वेग, है ना, तो अब लिख सकते हैं ए से बी तक वस्तु का औसत वेग। ठीक है, अब आ गया, देखो औसत वेग नहीं, औसत चाल, है ना, औसत वेग लिख दिया, मुझे वेग याद है ना, औसत चाल। तो कितनी बन जाएगी औसत चाल, तो चाल को भी v से बता सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। देखो VAB, तो कुल दूरी कितनी है, S1 प्लस S2। कुल समय कितना है, T1 प्लस T2। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा एक सूत्र। अगर दूरियां ज़्यादा हैं, S1, S2, S3, S4, और फिर समय T1, T2, T3, T4, ठीक, तो सबके लिए ये लागू है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जितने भागों में कोई गति होती है उसकी सारी दूरियां ऊपर जोड़ देंगे और नीचे उसके सारे समय अंतराल या समय जोड़ देंगे। ठीक, तो ये है बेसिकली बेसिक फॉर्मूला, यानी जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी के आधार पर हम आगे बात करेंगे। कहते हैं यहाँ पर ये जो समय है ये नहीं बताया गया, यहाँ बता दी गई औसत चाल, यानी जब A से P तक गति हुई तो यहाँ की औसत चाल बताई गई V1, और जब P से B तक गति हुई तो ये बताई गई V2। यानी इस बार समय नहीं बताया बल्कि चाल बताई।
यानी जब आप अपने घर से अपने मित्र के घर तक पहुँचे तो आप इतनी दूर चले और आपकी औसत चाल v1 रही, समय का पता नहीं है। जब आपका मित्र और आप घर से चले, आपके मित्र के घर से चले स्कूल के लिए, तो औसत चाल v2 है। तो यहाँ पर आपको समय निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर समय कितना आता है, ये पहला समय आता है t1, ये आता है कुल दूरी यहाँ पे s1 है, कुल औसत चाल v1 है। ऐसे ही यहाँ का भी समय निकालना पड़ेगा, t2, यहाँ पर कुल दूरी s2 है और यहाँ औसत चाल v2 है, तो यहाँ का भी समय मिल जाएगा आपको। अब आपको t1 t2 मिल गए, क्योंकि पहले दूरी s1 और चाल v1 मालूम थी सवाल में, मालूम थी प्रश्न में। तो अब इसको यहाँ रख देंगे तो ये सूत्र कैसा हो जाएगा, ठीक। तो ये सूत्र कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो VAB S1 प्लस S2, नीचे आएगा समय T1 प्लस T2। तो दी गई जानकारी के आधार पर कितना है T1, S1 बाई V1, S1 बटा V1। तो नीचे लिखेंगे S1 बटे V1 और दूसरा समय S2 बटे V2। तो अब सूत्र कुछ इस प्रकार हुआ, ठीक। यानी दो रूपों में आ गया सूत्र। अब तीसरी बात कहता है जी ये V1 और ये T1 बताया गया, यानी यहाँ A से P तक कितनी चाल से चला ये भी बताया और कितने समय तक चला ये भी बताया। यहाँ पे भी चाल बताई गई और समय बताया गया, ठीक। लेकिन ये जो S1 S2 हैं, जो दूरियां हैं, ये नहीं बताई गई, ठीक। तो यहाँ A से P तक की दूरी नहीं बताई गई, चाल बताई गई और समय बताया गया। यानी पहले हिस्से की चाल, पहले हिस्से का समय, दूसरे हिस्से की चाल, दूसरे हिस्से का समय। तो यहाँ आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी, S1 वो हो जाएगी यहाँ की चाल, यहाँ का समय, यानी दूरी हो गई चाल औसत चाल गुणा समय अंतराल। ऐसे ही दूसरे हिस्से की दूरी निकाल लोगे, यहाँ की दूरी कितनी आएगी, यहाँ की दूरी आएगी S2, यहाँ की चाल, यहाँ का समय, ऐसे। अब S1 S2 के स्थान पर ये वाली चीज़ रख दोगे, यानी अब इसी सूत्र का रूप फिर से बदल जाएगा। AB S1 है V1 T1, S2 है V2 T2, कुल समय है T1 प्लस T2। तो अब इसका रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। यानी क्या जानकारी है, दोनों दूरियां, दोनों समय मालूम हैं तो ये लगेगा, दोनों दूरियां, दोनों चाल मालूम हैं तो ये लगेगा, दोनों चाल, दोनों समय मालूम है तो ये लगेगा। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद, सवाल को पढ़ने के बाद ही ये पता हो पाएगा कि भाई इसमें कौन सा हम इसमें से सूत्र लगाएं। अगर हम बेसिक फार्मूला याद रखें, कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय नहीं दिया, दूरी और चाल दे रखी हैं तो निकाल कर लगाएं, और अगर चाल और समय दिए हैं तो दूरियों को निकाल कर लगाएं। यानी इन तीन सूत्रों पर ध्यान रखें आप। अब अगर दो से ज़्यादा हिस्सों में होती है गति तो ये चीज़ें आगे ऐड होती रहती हैं। जितनी दूरियां हैं यहाँ पे जोड़ेंगे ऊपर, जितने समय हैं यहाँ पे जोड़ेंगे नीचे, बटे में जोड़ देंगे उसको। यानी इसी फॉर्मूले के साथ आपको काम करना है औसत चाल निकालने पर, ठीक। तो औसत चाल निकालने पर बात हो रही थी, कैसे औसत चाल निकाली जाएगी, ठीक है।